हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आप लोगों को इकोनॉमी से रिलेटेड जो कुछ सिलेबस में बताया था, जो सिलेबस में दिया हुआ है, उसके अनुसार ये पहला टॉपिक है, अर्थव्यवस्था का ढांचा, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। विश्व में अनेक प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे जैसे कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। उसी तरीक़ा से आप देखेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी है, जैसा कि भारत में है। तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था का ढांचा क्या होता है। ढांचा का मतलब एक खाका तैयार करना, कि उसमें ये देखेंगे कि उस अर्थव्यवस्था का संचालन में सबसे बड़ी भूमिका किस चीज़ की होती है, और अगर भूमिका होती है तो हर एक चीज़ का अलग अलग कैटेगराइजेशन होता है। जैसे कि इसमें हम लोग ये देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के ढांचा में कैसा अर्थव्यवस्था का प्रकार कैसा है, और अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण किस तरीक़ा से हुआ है, कौन कौन अर्थव्यवस्थाएं हैं, और इसमें ये भी देखेंगे कि किस तरीक़ा के अर्थव्यवस्था का स्तर किस तरीक़ा से होता है, और कैसे कैसे ये स्तर आगे चलकर कौन कौन सा रूप ग्रहण करता है। तो विश्व के किसी भी देश, राज्य, समाज, परिवार को चलाने के लिए या उसके आर्थिक गतिविधियों का व्यापक और न्यूनतम आधार पर अवलोकन और उनके अनुरूप नीतिगत योजना का प्रबंधन ही अर्थव्यवस्था का ढांचा कहलाता है। इस अर्थव्यवस्था में अनेक स्तर की गतिविधियों का सामंजस्य व्यवस्थित होता है। जैसे देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था स्टार्टिंग से ही वो इतना डेवलप नहीं होता है। हर अर्थव्यवस्था का ये नियम है कि वो प्राथमिक स्तर से चले, यानी कि बोला जाता है ना कि जैसे एक बच्चा होता है तो बच्चा होता है, फिर वो तरुण में आ जाता है, फिर वो युवा अवस्था में जाता है, फिर वो वृद्धावस्था में जाता है, और इसी तरीक़ा से तो अर्थव्यवस्था पे भी जस्ट यही लागू होता है। अब ये लागू जब होता है तो किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो प्राथमिक स्तर से अपना जो डेवलपमेंट का एक दौर होता है वो स्टार्ट करे। आज हम लोग देखते हैं कि अमेरिका सबसे विकसित अर्थव्यवस्था है। इससे पहले हम लोग देखें कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन विश्व का एक ताकतवर और सबसे रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसमें जर्मनी को हारने के बाद अब देखेंगे कि एक तरफ अमेरिका जो पूंजीवादी देशों का प्रभुत्व करता है, और एक तरफ रसिया यूएसएसआर जो था, जो कि 1991 में उसका विघटन हुआ। तो ये जो था साम्यवादी अर्थव्यवस्था का संचालन करता है, और इस तरीक़ा से बाइपोलर वर्ल्ड का स्टार्ट होता है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रसिया। तो जब ये देखेंगे आप, तो इस तरीक़ा से जब वर्ल्ड है इस तरीक़ा से बढ़ जाता है। एक तरफ अमेरिका होता है, एक तरफ रसिया होता है। तो इधर वाले जो अमेरिका होते हैं, इसको जो वेस्टर्न कंट्री जो कहते हैं, तो उसमें इसके अंतर्गत आपके आ गए ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इस सब। और दूसरी तरफ यूएसएसआर, जैसे कि हो गया बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, यूक्रेन, ये सब जो देखते हैं वो रसिया के प्रभुत्व में आते हैं और ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाते हैं। तो इसी तरीक़ा से जब हम लोग देखेंगे तो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, तो उसका जो था अर्थव्यवस्था का ढांचा कैसा हो गया, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो गया। और उसी तरीक़ा से देखेंगे रसिया का देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार होता है। लेकिन ये कौन कितना लॉन्ग लास्टिंग है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे, और हर एक टॉपिक के अंतर्गत कुछ ना कुछ ऐसा ऐड ऑन होते रहेगा। तो इस व्यवस्था यानी कि आर्थिक ढांचा के अंतर्गत व्यवस्था के अनेक स्तर होते हैं। जैसे कि इसको सिंपल में, जैसा कि प्रचलन में जैसा होता है, जो आज तक सब कुछ पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि प्राथमिक स्तरीय होता है, ये द्वितीय स्तरीय और तृतीय स्तरीय अर्थव्यवस्था का ये ढांचा होता है। अब तो चतुर्थ और पंचम स्तरीय भी
आ चुके हैं। तो इसमें देखेंगे प्राथमिक अर्थव्यवस्था। प्राथमिक स्तरीय अर्थव्यवस्था ढांचा में क्या होता है, इसमें प्रायः अविकसित अर्थव्यवस्थाओं में पाया जाता है, जहां अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ध्यान रखिए, कृषि पे। कृषि को इस तरीके से मापक के तौर पे इसलिए लिया जाता है क्योंकि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां यहाँ से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के, या चतुर्थ या पंचम, जो कुछ भी बोलें, तो ये एक आधार तैयार करता है किसी भी समाज के लिए। कृषि क्यों, कृषि ही क्यों, क्योंकि कृषि एक प्राथमिक उपभोक्ता है। किसी के लिए प्राथमिक उपभोक्ता के तौर पर कृषि कार्य करता है, क्योंकि रोटी, कपड़ा और मकान जिस तरीके से बोला जाता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोटी होता है और वो कृषि से ही आता है। तो इस तरीके से कृषि पर निर्भर रहती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रायः अफ्रीकी देशों में देखने को मिलता है। सॉरी, अफ्रीकी देशों में मिलता है, जैसा कि भारत में भी देखने को मिलता है। भारत को भी हम लोग कृषि अर्थव्यवस्था बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जब पिछले कुछ वर्षों से देखेंगे, यानी कि जब से WTO का गठन हुआ और 1999 के बाद जब भाजपा सरकार आती है, तो वहाँ पे देखेंगे आप लोग कि तृतीय क्षेत्र वहाँ से विकसित होना स्टार्ट होता है। और जब तृतीय क्षेत्र विकसित होना स्टार्ट होता है तो प्राथमिक स्तरीय जो कृषि क्षेत्र पर निर्भरता थी, वो लोगों की निर्भरता धीरे धीरे कम होती जाती है। आज भले ही इंडिया का 70%, मोर देन 70% जो जनसंख्या है वो कृषि पे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, लेकिन GDP में सबसे ज़्यादा 56% के अराउंड तृतीय क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हम लोग कृषि पे निर्भरता हम लोग की ज़्यादा है या सेवाओं पे। तो इसके अंतर्गत जैसे कौन कौन से आते हैं, तो सबसे पहले आपको एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि प्राथमिक स्तरीय अर्थव्यवस्था का ढांचा में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, जैसे कृषि, मछली पालन, पशुपालन, वनोत्पाद, खनन, निक्षेप, शैवाल ग्रहण, यानी वो हर एक चीज़ इसके अंतर्गत आता है जो रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, इस तरीक़े से। तो इसे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग काउंट करेंगे। ये आप लोग याद रखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र में संलिप्त रोजगार को रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग द्वितीयक स्तरीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत उन सभी गतिविधियों को रखा जाता है जिनमें प्राथमिक क्षेत्र उत्पादों को प्रसंस्कृत किया जाता है, अर्थात औद्योगिक क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा जाता है। जैसे औद्योगिक क्षेत्र को इसके अंतर्गत रखा जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें प्राथमिक क्षेत्र से जो भी उत्पाद आते हैं उसको प्रसंस्कृत करके, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र से हम लोग रॉ मटेरियल लेते हैं और उससे उसका प्रोसेसिंग करते हैं। जो प्रोसेसिंग करने का जो ड्यूरेशन में जो भी काम होता है उसके द्वितीय स्तरीय अर्थव्यवस्था का ढांचा बोलते हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, जैसे कि मिड 18th सेंचुरी में औद्योगिक क्रांति आया था। उस समय विकसित देशों जैसे ब्रिटेन हो या फ्रांस हो या, वहाँ पे कृषि यानी प्राथमिक अर्थव्यवस्था से उठकर द्वितीयक अर्थव्यवस्था के ढांचे में पहुँचा था। तो आप लोग याद रखेंगे कि 1850 के बाद ये जो औद्योगिक क्रांति थी वो जोर पकड़ा था। तो अब इसके अंतर्गत द्वितीयक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत वैसे विकासशील देश जैसे कि चाइना हो गया, आपका इंडिया हो गया, ये सब अभी औद्योगिक क्षेत्र पे ज़्यादा निर्भर थे। अब यहाँ पे निवेश इसीलिए ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ अभी अविकसित कंडीशन का
जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भी पाया जाता है। इसीलिए एफडीआई देखेंगे कि एफडीआई सबसे ज़्यादा कहाँ, तो अमेरिका में ज़रूर आता है। लेकिन पसंदीदा जगह के बारे में देखें तो चाइना हो गया या इंडिया हो गया। ऐसे देश चाइना, इंडिया, मैक्सिको, आपका इंडोनेशिया, ये सब आते हैं। तो यहाँ पे क्यों? मैन्युफैक्चरिंग को द्वितीय क्षेत्र का हब माना जाता है। उसी तरीके से फूड प्रोसेसिंग के लिए जो आप लोग देखेंगे एफडीआई सबसे ज़्यादा किस में आता है? मैन्युफैक्चरिंग में आता है। क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बेनिफिट अच्छा है। अब देखेंगे इसी में ऑयल रिफाइनिंग देखेंगे, एनर्जी प्रोडक्शन देखेंगे, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग देखेंगे, कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र देखेंगे। तो यहाँ पे ये सब द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र का सबसे पहले बात यहाँ पे ये देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, तो कौन कौन से सेक्टर आते हैं, तो वो सब आप लोग इसमें से ज़्यादा कोशिश करेंगे देखने के लिए। दूसरी बात कि आप लोग ये देखेंगे कि द्वितीय क्षेत्र का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या रोल है। तो अराउंड 26% है, ये आप लोग ध्यान में देखेंगे। और जगह जगह पे आप लोग को एग्ज़ाम से पहले जो एग्जैक्ट डेटा क्या है, एग्ज़ाम में कौन सा डेटा पूछे जा सकते हैं, वो सब आप लोग को दे दिया जाएगा। इसके लिए ये नहीं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको एक मन में या आपके माइंड में एक ढांचा क्रिएट करता है, और वहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे आप कहीं ना कहीं से पकड़ लेंगे। जब आप जैसे द्वितीय क्षेत्र हो गया, प्राथमिक क्षेत्र हो गया, जब आप इसको अच्छा तरीक़ा से पढ़े रहेंगे तो द्वितीय क्षेत्र में कहीं भी अगर आपको पूछ दिया, लेट सपोज कीजिए कि अगर आपको पूछ दिया कि एग्रीकल्चर निम्नलिखित में से किस स्तरीय का अर्थव्यवस्था का ढांचा है। तो जैसे आपको प्राथमिक दे दिया, द्वितीयक दे दिया, तृतीयक दे दिया। तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक तीनों क्षेत्र में आता है। तो इसमें आप लोग ये देखेंगे, तो उसी में से जैसे कि आप देखेंगे जैसे लेट सपोज कीजिए कि आलू की खेती करते हैं हम लोग। तो आलू एज ए रॉ मटेरियल प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर का हो गया। उसको प्रोसेसिंग करके हम लोग चिप्स बना देते हैं, तो ये द्वितीय क्षेत्र हो गया। और इसी का जब हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे, जैसे कि लेस हो गया, कुरकुरे हो गया, तो इन सबों को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं हम लोग। प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं, उसको एक जगह से, एक शहर से दूसरे शहर हम लोग भेजते हैं। तो भेजने में क्या परिवहन लगा, लैपटॉप का यूज़ हुआ, आपका मैन पावर लगा, तो ये सब सर्विस के अंतर्गत आ गया। ठीक है। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत काम करने वाले कामगारों को ब्लू कॉलर वर्कर बोलते हैं, तो ये याद रखेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में जो वर्कर होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? रेड कॉलर। यहाँ काम करते हैं, द्वितीय क्षेत्र में काम करते हैं उसको ब्लू कॉलर, और तृतीय क्षेत्र में जो काम करते हैं उसको वाइट कॉलर बोलते हैं। तृतीय स्तरीय अर्थव्यवस्था ढांचा क्या है? इस व्यवस्था में उन सभी गतिविधियों को रखा जाता है जिनसे सेवाओं का उत्पादन होता है। की पॉइंट पकड़ने की कोशिश की, सेवाओं का उत्पादन होता है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था को इसके अंतर्गत रखा जाता है। विकसित अर्थव्यवस्था को इसके अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि वहाँ पे कृषि क्षेत्र बहुत ही कम होते हैं। कृषि क्षेत्र अगर होते भी हैं तो उसे भी वो लोग इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं। जैसे ट्रक फार्मिंग आपने सुना होगा, तो ट्रक फार्मिंग हमारे इंडिया में नहीं चलता है, वो हम विकसित देशों में, क्योंकि वहाँ पे कई एकड़ में वो खेती की जाती है, तो वो हम लोग देखते हैं। परंतु भारत, चीन जैसे अर्थव्यवस्था के जीडीपी में अधिकांश हिस्सा तृतीय क्षेत्र का ही देखने को मिलेगा आपको। तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत मूलतः कौन से देश आते हैं? तो विकसित देश आते हैं, वेस्टर्न कंट्री आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में कैसे आते हैं? तो मोस्टली विकासशील देश आपका द्वितीय क्षेत्र में ग्रोइंग है। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो हर विकासशील देश है वो द्वितीय क्षेत्र में, ऐसा नहीं है। क्योंकि भारत का ही एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं तो भारत में हम लोग ये देखते हैं कि कृषि पे निर्भरता ज़्यादा है।
तो इसे हम लोग प्राथमिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रख सकते हैं। लेकिन भारत में जीडीपी में सबसे ज़्यादा किसका महत्ता है? तो आपका है ये तृतीय क्षेत्र का। जैसे इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन या किसी भी सेवा से रिलेटेड, बीपीओ, कॉल सेंटर, बहुत सारे इसमें आते हैं। तो जो कुछ भी होता है जो कि किसी ऑफिस में बैठकर सेवा का संचालन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। उसी तरीक़े से देखें तो अर्थव्यवस्था के ढांचागत प्रकार के बारे में अब हम लोग देखेंगे, प्रकार के बारे में देखेंगे। जैसा कि पहले आपको बताया था ना कि इस वर्ल्ड में तरह तरह के अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो वो अर्थव्यवस्था कैसे हैं? तो जिससे हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्योर मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। तो प्योर मार्केट जो इकोनॉमी होता है, पहले पढ़ देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आप लोग को प्योर मार्केट इकोनॉमी क्या होता है। इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे मुख्य उद्देश्य इसका लाभ अर्जन होता है। लाभ अर्जन यानी प्योर मार्केट जो इकोनॉमी होता है उसका मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जन होता है। इसमें आप देखेंगे कि कैपिटलिज्म का प्रभुत्व होता है, वो सबसे ज़्यादा होता है। जैसे विकसित देश में होते हैं, क्या होता है कि वहाँ का जो सरकार का रोल होता है ना, वो कल्याणकारी नीतियों को बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा होता है। और मार्केट जो होता है वो निजी हाथों को सौंप दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है ना, वो बहुत ज़्यादा है। और पर कैपिटा इनकम है तो लोगों में परचेजिंग पावर और पैरिटी बहुत ज़्यादा है। जब परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा तो डिमांड एंड सप्लाई होगा, और जब डिमांड एंड सप्लाई होगा तो सरकार के लिए ये असंभव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे किसी एक देश में कुछ लोग गरीब होते हैं तो कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ मध्यम वर्ग होते हैं तो कुछ ज़्यादा अमीर होते हैं। तो हर किसी की नीड को पूरा करना सरकार की बस की बात नहीं होती है। तो निजी हाथों में इसलिए दिया जाता है, यानी कि प्योर मार्केट इकोनॉमी में निजी हाथों को ज़्यादा से ज़्यादा वरीयता दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। लोगों की परचेजिंग पावर अच्छी है, तो परचेजिंग पावर अच्छी होगी तो वो लोग अच्छा से अच्छा सेवाओं को ग्रहण कर सकते हैं और उसके बारे में वो लोग उसका पे कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को रखा जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या अन्य जो पश्चिमी देश है उसको इसके अंतर्गत रखा जाता है। दूसरा प्योर कमांड इकोनॉमी, सेकेंड जो होता है प्योर कमांड इकोनॉमी। इसके अंतर्गत उन अर्थव्यवस्थाओं को रखा जाता है जहां अर्थव्यवस्था पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होता है, अर्थात अपनी ज़रूरतों के अनुसार नीतियां तैयार करती हैं एवं उसका क्रियान्वयन करती हैं। कॉमा छूट गया है। इसमें निजी हाथों का कोई स्थान नहीं होता। इसके अंतर्गत प्रायः साम्यवादी या राजतंत्रात्मक देशों को रखा जाता है। जैसे कि जब रसिया की अगर बात लें तो वहाँ पे राजतंत्रात्मक था, जार का शासन हुआ करता था। 1917 यानी 1917 में वहाँ पे स्टालिन वहाँ पे आता है और वहाँ पे साम्यवादी अर्थव्यवस्था का क्रियान्वयन करता है, और राज्य के हाथों में वहाँ का जितने भी संपदा होता है वो राज्य के हाथों में ले लेता है, और राज्य के हाथों में लेने के बाद वहाँ पे जनता को राज्य की तरफ से सारी सुविधाएं दी जाती हैं। वहाँ पे कोई भी अर्थव्यवस्था में निजी हाथ नहीं होता है, निजी लोगों का हाथ नहीं रहता है, जिस हर एक चीज़ पे सरकार का कंट्रोल हो जाता है। उसी तरीक़ा से माओ त्से तुंग के अब चाइना का देखेंगे तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब 1950 से पूर्व जब वहाँ पे माओ त्से तुंग का जब शासन आता है तो वह भी साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपने आप को घोषित कर देता है। उसी तरीके से नॉर्थ कोरिया में देखेंगे तो कमांड, यानी कि कमांड किसके हाथों में होता है? तो सरकार के हाथों में होता है। वो नीतियाँ बनाती हैं, उसका क्रियान्वयन करती हैं। ऐसा नहीं कि निजी हाथ में दे, वहाँ ऐसा नहीं है कि निजी हाथ, वहाँ पे निजी जो सेक्टर होता है वो कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता है। प्राइवेट सेक्टर काम करता है, लेकिन सरकार नीतियाँ तैयार करती हैं, आपको उसी के अंतर्गत काम करता है। जैसा कि आप चाइना में देखेंगे कि फेसबुक नहीं चलता है, चाइना में देखेंगे तो
तो आपका व्हाट्सएप नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे राज्य का नियंत्रण है। राज्य उन्हीं चीज़ों को मान्यता देती है या उसको कुछ करने के लिए अनुमति देती है जिससे कि राज्य का नुकसान ना हो। जैसा कि चीन में देखेंगे आप, रूस में देखेंगे, उत्तर कोरिया हो गया, बेलारूस हो गया, लीबिया हो गया, ईरान हो गया। तो आपसे यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थव्यवस्था के ढांचागत प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अब आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि प्योर मार्केट इकोनॉमी, ABC करके दे दिया, उसमें से प्योर मार्केट इकोनॉमी, प्योर कमांड इकोनॉमी, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें से पूछ देगा कि निम्नलिखित में से साम्यवादी देशों में क्या चलता है। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि प्योर कमांड इकोनॉमी चलता है। उसी तरीक़े से पूछ देगा कि विकसित देशों में किस तरीक़ा का अर्थव्यवस्था का ढांचा चलता है। तो आप एक प्योर मार्केट इकोनॉमी चलता है। तो इस तरीक़ा से आप लोग याद रखेंगे। अब थर्ड होता है ट्रेडिशनल इकोनॉमी। ट्रेडिशनल इकोनॉमी के अंदर प्रायः वैसे अर्थव्यवस्थाओं को रखा जाता है जहाँ पे व्यवसाय को अपने परंपरा और संस्कृति के अनुरूप अपनाते हैं। जैसे इस्लाम में देखेंगे कि ब्याज को ना अनजस्टिस माना जाता है, जिससे हम लोग इस्लाम के शब्द में बोले तो अदरवाइज ना लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे अदरवाइज नहीं लीजिएगा आप लोग, जिससे हम लोग हराम बोलते हैं। ये पढ़ाने के पर्पज़ से किया जाता है, किसी भी धार्मिक भावना को आहत नहीं करना है। ये तो इसलिए अनजस्टिस वर्ड का यूज़ हम लोग करेंगे। तो इस्लाम में ब्याज को अनजस्टिस माना जाता है। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि ब्याज को अनजस्टिस किस धर्म में माना जाता है। तो इस्लाम धर्म, ये आप लोग याद रखेंगे। इसलिए इस्लामिक बैंक जो होते हैं ना, इस्लामिक बैंक में ब्याज का निर्धारण नहीं किया जाता है, उसका निवेश किया जाता है। और निवेश से जो कुछ भी आता है उसी का वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके शेयर होल्डर में। तो इसी तरीक़े से पहला इस्लामिक बैंक भारत में कहाँ खोला गया था? तो केरल में खोला गया था। उसी तरीक़े से भी दूसरा खोला गया कहाँ? तो गुजरात में खोला गया है। ये सब करंट अफेयर की बातें हैं, ये सब करंट अफेयर की क्लास में आपको बता दी जाएगी। इसके अंतर्गत जैसे भूटान को देखेंगे, हैती को देखेंगे। तो इन तरीक़े से देश, इसमें मुख्यतः 2 देश आते हैं, लेकिन और भी देश हैं जैसे कि इस्लामिक देश बहुत सारे हैं, वो आते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, इसके अंतर्गत न तो पूर्ण रूप से समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है और न ही पूर्ण रूप से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और इसमें समाजवादी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर अर्थव्यवस्था का रूप तैयार किया जाता है। उसी को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। अब देखेंगे कि भारत जो था ना 1991, जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आने से पहले ना ये कहता है, इसको बंद इकोनॉमी बोलते हैं, कॉम्पैक्ट बोलते हैं। ये भी कमांड इकोनॉमी की तरह ही काम करता था। क्यों? क्योंकि भारत जब आज़ाद हुआ था ना, तो यहाँ पे अनेक तरीके की समस्याएं थी और पंडित नेहरू ये बात को भली भांति जानते थे कि अगर अभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपना लिया जाए तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस पे काम करती है? तो लोग प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस पे काम करती है तो यहाँ की जनता, भारतीय जनता के पास परचेजिंग पावर नहीं था। और परचेजिंग पावर नहीं था तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं थी जैसे ब्रिटेन और अमेरिका, तो ये लोग चाहते थे कि भारत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आए। और रसिया चाहता था, USSR चाहता था कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था की होता है। लेकिन भारत इन दोनों को मिलाकर और ये मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, न तो अमेरिका की तरफ गया और न तो USSR की तरफ गया। और ये मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाते हुए 1991 तक चलता है। लेकिन 1991 के बाद क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन आता है, जो कि आप लोग जानते हैं कि भारत में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट की संकट आ गई थी। तो उस बैलेंस ऑफ पेमेंट की संकट को दूर करने के लिए भारत को ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन को अपनाना पड़ा। और उसके बाद जो बंद अर्थव्यवस्था बोला जाता था, इसको ओपन किया गया, इसको ओपन किया गया, ओपन कर दिया गया। और यहाँ पे अपनाकर अब प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाने लगा।
और जो प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करने के पीछे ये भी था कि विश्व के अर्थव्यवस्था मोस्टली जो जो चाइना था वो काफ़ी आगे बढ़ रहा था, और उसको काउंटर करने के लिए इंडिया को हर तरह से मजबूत होना था। जैसा कि जब आप लोग देखेंगे कि सिक्किम के पास भारत का जो चिकन नेक बोलते हैं, वहाँ एक तरफ बांग्लादेश जो पाकिस्तान के उपनिवेश हुआ था, सॉरी पूरी पाकिस्तान बोला जाता था। तो चाइना कभी भी उस चिकन नेक जो था ना, उस पे भूटान और सिक्किम के द्वारा वो वहाँ पे अटैक कर सकता था। इसीलिए अनेक तरीक़ा के, इसमें उतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग ये जानें कि प्राइवेटाइजेशन लिबरल है, तो प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया और राज्य जो थे ना वो कल्याणकारी योजनाओं के पीछे आना शुरू की। तब आप देखेंगे कि अनेक तरीक़े से बैंकिंग सुधार होता है। जब हम लोग बैंकिंग सेक्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। तो इस तरीक़ा से हम लोग का पहला टॉपिक आज कंप्लीट होता है। इसमें से जो कुछ भी डाउट होगा वो आप लोग प्लेटफॉर्म पे पूछ सकते हैं, और जैसा भी होगा आगे की जो रूपरेखा होगी वो आगे का जो सेकेंड टॉपिक हम लोग का है वो राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। उस अगला टॉपिक हम लोग उससे और अच्छा से बृहद रूप में करेंगे। इसमें किस तरीक़ा की समस्याएं थी, क्या थी, उसका फीडबैक आप लोग दें। थैंक यू।